कैसे हैं आप सब? हाँ, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग तो करो मत, गुड नाइट पहले कर दो तुम लोग, है ना। गुड इवनिंग पे मत आओ, सीधे गुड नाइट पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। आ जाइए, फटाफट से शुरू कर देते हैं क्लास को। आज हम लोग करने वाले हैं जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसका वन शॉट हम लोग करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। अरे हाँ भाई, चंदन कुमार, आराधना, प्रिया, नूरल अली, नीलम गुप्ता, अंजलि गुप्ता, शुभम, मीनाक्षी, गौरव, पीयूष, विकास, आर्यन, अंजलि, राकेश, राजीव, आदित्य, सुमित, प्रिया, ठीक है, और विकास, मौर्य, रिधि, रोशन, ओ मम्मी रणवीर, अबूजर अंसारी, विकी सिंह, रिधि कुमारी, वान्या, नैन्सी, विवेक हुडा, शुभम। मुझे इतने गौर से देखने पड़ रहे ना, पता है आप लोगों के नाम भाई साहब। आदेश, स्टूडेंट ऑफ डाउट नट, ओहो, क्यूट बॉय, भविष्य, पंकज, नोबडी, सोनम, अभिषेक और शुभम और सर्वेश। ठीक है, चलो जिनके नाम रह गए कोई बात नहीं, बीच बीच में सबके नाम ले लिए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है, तो प्लीज बने रहना है बिल्कुल आखिर तक आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं आज वन शॉट। जो चैप्टर हमने पढ़ा है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हमारे पास भाई, हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वो सारी चीजें जो बहुत सारे बच्चों की छूट गई थी, मैम बैकलॉग हो गया है, मैम ये हो गया है, मैम वो हो गया है, आज पड़ोस में शादी थी, आज चाचा के घर गए थे, मामा के घर गए थे, नानी के घर गए थे, बुआ के घर गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे और अब वापस आए तो बैकलॉग हो गया है। तो चलो भाई, आप लोगों का बैकलॉग दूर कर देते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने वन शॉट के ऊपर, जहां पर बहुत जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? बताइए जल्दी से। हाँ, इनफ बच्चा, तुम तो जाने वाले थे ना, इसीलिए गुड नाइट बोल के। हाँ जी, हैदर अली, अंशिका, श्रेयश, क्या आप लोग तैयार हैं? तो जोरदार एक बार कहते हैं ना, भौकाल मचा दो प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि मैं देखना चाहती हूँ कितने दिल आते हैं, कितनी आग वाली इमोजीज आती हैं। फटाफट से बढ़ा दो भाई जल्दी। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से कर देना, ताकि किसी का भी सेशन मिस ना हो पाए। जैव प्रक्रम देखो, कहने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन लेंदी है, आई एग्री, लेंदी है, पर मजेदार भी उतना है। अगर आप समझोगे तो ये वो सारी चीजें हैं जो डेली के रूटीन में हमारी बॉडी में होती हैं, या हम जो करते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है, डेली की डेली वो सारी चीजें हैं, ये है ना। तो चलो इस जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को हम आगे बढ़ा देते हैं और शुरुआत कर देते हैं आज की क्लास की। तो जल्दी से, ओ माय गॉड, थैंक यू आयुष, थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, है ना, और बात करते हैं जैव प्रक्रम की। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, या हिंदी में कहो वो सारी की सारी क्रियाएं जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि नहीं होती हैं? बताओ भाई, मैं डाउट नट पे ही पढ़ा रही हूँ और मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, मुझे ये बताओ तुम लोग। हाँ, क्यों? वेरी गुड, ड्रीम 100 आर्मी, जीवों के अनुरक्षण के लिए, ठीक है, यानी कि जो जीव हैं। अच्छा, जैसे मैंने एक बहुत पहले भी जब क्लास शुरू करी थी तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोगों का टीवी, फ्रिज, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीथिंग खराब हो जाता है तो आप क्या काम करते हो? तो इसका जवाब मुझे दो, इसका जवाब दो। अगर आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक, तो आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? उन चीजों को फेंक देते हो? अगर किसी का आईफोन खराब हो गया
तो भैया आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है, फेंक देगा क्या वो अपना? मिस्त्री के पास। आह वाह, क्या शब्द चुना है मेरे बच्चे, दिल खुश कर दिया। मिस्त्री के पास मरम्मत करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई चीज खराब हो गई इलेक्ट्रॉनिक, तो हम उसकी क्या कराते हैं? रिपेयरिंग का काम करवाते हैं, है ना। आईफोन अगर खराब हो जाएगा तो उसको फेंकेंगे थोड़ी। टीवी अगर हमारा जो है 50,000 का टीवी है, उसमें 2,000 का काम होना है, तो हम फेंकेंगे थोड़ी। हम बोलेंगे भैया टीवी सही करा लो, इससे अच्छा 2,000 रुपए देके कौन 50,000 रुपए खर्च करेगा, है ना। तो वही चीज होती है, हमारी बॉडी में अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो हमारी बॉडी इसको फेंकती थोड़ी है, हाँ, हमारी बॉडी उसको रिपेयर करने का काम करती है। जैसे कि कभी चोट लग जाती है, सेल डैमेज हो जाती है, तो जब कोई सेल डैमेज हो जाती है तो क्या होता है? हमारी बॉडी उस हिस्से को थोड़ी काट के फेंक देगी, हाथ के ऊपर चोट लग गई है फेंको इसको, अब ये हाथ हमारे लिए काम का नहीं है, खराब हो गया है, इसके ऊपर ना काले काले धब्बे बढ़ गए। नहीं भाई, हमारी बॉडी स्लोली 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 क्या करती है? उस पार्ट को रिपेयर करने का काम करती है कि जो सेल वहां पे मर गई हैं, टूट गई हैं, या कहते हैं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उसको क्या करती है? रिपेयरिंग का काम कर देती है कि ठीक है चलो इसको रिपेयर कर लेते हैं। अब ऐसा ही करती है हमारी बॉडी, है ना। या हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा होता है तो धीरे 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 बिना दवाई खाए हमारी बॉडी उस दर्द को हील करने की कोशिश करती है कि चलो पेन हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपने अंदरूनी जो भी काम करना है काम करो और इस दर्द को कम करो। तो सेम ये वो सारी की सारी चीजें जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीने के लिए जरूरी होती हैं, किसमें आती हैं? जैव प्रक्रम में आती हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो कहते हैं ना जीवों के अनुरक्षण के लिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं वो किस में आ रही है? आपके लाइफ प्रोसेसेस में आ रही है, ठीक है। तो इसको आप देखो ऐसे समझ सकते हो कि आजा भाई, वो सभी प्रक्रम, वो सारे के सारे प्रोसेस जो संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ मिलके जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। जो बॉडी को मेंटेन करता है, जो बॉडी है उसको बना के रखता है, उसमें जरा सी भी खराबी नहीं आने देता है ना, तो उसको हमने क्या बोला? जैव प्रक्रम नाम दिया, ठीक है ना। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कौन से प्रोसेस आ जाते हैं जैव प्रक्रम में हमारे पास? तो हमको यहाँ पे पोषण मिल जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन मिल जाता है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारे जो पूरी बॉडी है, वो जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, सब यूटिलाइज करते हैं अपने काम करने के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो मैं यहाँ जो बोल रही हूँ तो उसमें एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी कहाँ से आई है? जो मैं खाना खा रही हूँ, जो मैं सांस ले रही हूँ, है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे चैटिंग कर रहे हो, अपने दिल भेज रहे हो कि मैम दिल ले लो, है ना। तो इसमें भी क्या हो रही है? एनर्जी लग रही है। आप लोग यहाँ चैटिंग कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, तो इस सबके सब क्या है? अरे मुझे भुलवा दे रहे हो यार, तुम लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, पढ़ लो, भूल जाऊंगी मैं क्या पढ़ाना है, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या है? आप लोग चैटिंग कर रहे हो, उसमें भी आप अपने हाथ से टाइपिंग कर रहे हो ना, तो टाइपिंग से भी क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है भाई, है ना। तो इसीलिए श्वसन से भी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रही है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। वहन यानी कि जो भी चीज हमारी बॉडी में है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और वहां पर उसका यूटिलाइज हो रहा है, तो वो वहन कहलाएगा, यानी कि किसी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ठीक है। फिर उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन मतलब जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो भी कोई चीज है, अपशिष्ट पदार्थ है कि अब उसका यूज नहीं है, वो ये हमारे लिए यूजलेस हो गया है, ठीक है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती हैं, ठीक है। हाँ राइट, जैव प्रक्रम में ये 1 2 3 4 4 चीजें आ जाती हैं। अभी क्लियर? जैव प्रक्रम क्या होता है ये बताओ, बताओ जल्दी से, जैव प्रक्रम क्या होता है? समझ में आ गया? हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ,
सबको क्लियर हो गया जैव प्रक्रम क्या होता है? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, थम्स अप दिखाओ फटाफट से। तो अगर आपके पास अभी कोई सवाल आएगा, अगर एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा जैव प्रक्रम क्या होते हैं, ठीक है, और जो है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो जीवन के अनुरक्षण के लिए जो कार्य करता है वो सारे के सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हाँ चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आ गए सबसे पहले हमारे पास पोषण। पोषण को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब सपोज करो कि हमने खाना खाया, है ना, हमने क्या किया? हमने खाना खाया। अब जो खाना हम खा रहे हैं उसमें क्या होता है? पोषण होता है, उसमें न्यूट्रिशन होता है। और ये जो खाना हम खा रहे हैं इससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कभी देखो, कभी आप सोचो कि क्या बोलते हैं, पढ़ लो यार, पढ़ लो थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है, जब आपने नोटिस किया आप लोग फास्ट रखते हो या रोजा रखते हो, व्रत रखते हो, तो क्या होता है कि भूख लगती है बहुत ज्यादा। और जब भूख लगती है ना तो आप लोगों से कोई काम नहीं होता, है ना, कोई काम नहीं होता है। हम अपना पेट पकड़ के बैठे रहते हैं, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, बस ऐसे ही करते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारी बॉडी क्या करती है? वहां पर हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, राइट। तो ये जो ऊर्जा है, ठीक है, हमारी बॉडी को ऊर्जा की जरूरत होती है हर काम के लिए। ये जो ऊर्जा है उसको कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो खाना हम खा रहे हैं इससे हमको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है भरपूर, जो हमारे शरीर के जितनी भी क्रिया हो रही है, जितने भी काम हो रहे हैं उसमें जरूरी है, हमारी वृद्धि के लिए जरूरी है, मतलब हमारी जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए जरूरी है। हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? क्या पोषण हमको मिलेगा? है ना, वेरी गुड, यस, विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग होता है इसका, वेरी गुड, यस, है ना। हाँ, पोषण प्रक्रिया है जो भोज्य पदार्थ को नहीं पढ़ पाई मैं। हाँ, ये कह सकते हैं मनुष्य के लिए आवश्यक पदार्थों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। हाँ, रासायनिक पदार्थ जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं वो अलग अलग क्रियाओं में यूज हो जाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ सवाल आता है आपके पास एक, ठीक, कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो अगर हम यहाँ पर खाने की बात करें कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो सजीव है, पर्टिकुलर जो जीव है, वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं, ठीक है, और कैसे उनको खाना मिल रहा है, कैसे वो खाना बना रहे हैं। तो ये उनके खाने के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और जो कुछ होते हैं वो जो अपना खाना बना लेते हैं ना, उनसे अपना खाना प्राप्त करते हैं। यानी कि एक ने डायरेक्टली खाना बनाया और दूसरे ने क्या किया? इनडायरेक्टली उसका खाना छीन लिया, है ना। तो ये होता है, करेक्ट, बिल्कुल, हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेरी गुड, ये बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अब खाने के हिसाब से यहाँ पर जो पोषण है दो तरीके का होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, परपोषी वो होते हैं कि जो स्वपोषियों ने अपना खाना बना लिया, जाके उनसे छीन लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये हम जानते हैं, है ना। इस धरती पे जितने भी जीव हैं, जो भी जिंदा है, उन सबको किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है, सारे के सारे जीवों को। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पादप होते हैं वो अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं खाना? बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ। वेरी गुड संध्या, राइट, इनफ बच्चा, पढ़ लो मेरा बच्चा, पढ़ लो। बताओ जल्दी बताओ, दूसरों पे निर्भर होते हैं वो तो परपोषी हो गए। वेरी गुड, यस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यस, राइट 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 राइट।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, कौन से प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण से बना रहे हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन जो मानव सहित और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो क्या करते हैं, पादप हो गए या पादपों का जो आहार ग्रहण करते हैं, यानी कि जो पादप हैं और जो दूसरे जीव हैं उन पादपों को खा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं परपोषी। अंततः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। मानो मत मानो, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, हम लोग डिपेंड हैं भैया प्लांट्स पे। अगर सब्जियों की बात कर लो तो सब्जी हमें प्लांट से मिलती है। अगर आप मीट मटन चिकन की बात कर रहे हो ना भाई, तो वो भी क्या है, जो भी है वो भी तो घास, वो जिसको भी खा रहे हैं, चाहे वो बकरा है, चाहे वो क्या बोलते हैं फिश है, या चाहे वो क्या बोलते हैं उसको अपना मुर्गा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं, ये जो पेड़ है ना उसी से तो ले रहे हैं ना, पेड़ खा रहे हैं ना। जो बकरी है क्या खाती है, घास ही तो खाती है ना। तो अल्टीमेटली अपना खाना हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, घास से प्राप्त कर रहे हैं, है ना। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है पोषण के प्रकार। तो जो पोषण के प्रकार हैं, बताओ जल्दी से बताओ पोषण के प्रकार क्या हैं। हाँ, पोषण के कितने प्रकार होते हैं बताओ, बताइए जल्दी से, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। श्रेयस, परपोषी और विषमपोषी। तो भैया वेरी गुड, यस दो, अरे ऑलमोस्ट सभी ने जवाब दे दिया है। थैंक यू। अगर आपको मेरी रील पसंद आई तो साड़ी वाली, थैंक यू। एक्चुअली मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई इसलिए सिर्फ थैंक यू बोल रही हूँ। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी दो तरीके के हमारे पास पोषण के प्रकार होते हैं। तो चलो जान लेते हैं कि पोषण के प्रकार में क्या होता है ना। देखो, अगर मैं स्वपोषी की बात करती हूं तो स्वपोषी का मतलब होता है, स्व मतलब होता है खुद, और पोषी मतलब होता है पोषण। ठीक है, और विषम मतलब होता है दूसरा अलग, और पोषी मतलब पोषण। तो यहाँ पे स्वपोषी मतलब कि ये अपना पोषण मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, और इधर क्या है, ये अपना जो खाना है, जो पोषण है, वो दूसरों से ले रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, वेरी गुड। इसको हमने बोला ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और ये क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स हो गया, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे तो अगर 2 नंबर में भी आता है ये और 3 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर मैं स्वपोषी की बात करती हूँ कि स्वपोषी क्या होते हैं, तो भाई पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि हरे पौधे। इसको ऐसे समझो, ये एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ आ गया, ये क्या आ गया, सूर्य। सूर्य ने क्या किया, अपनी किरणें डाली इसके ऊपर। ठीक है, सूर्य ने क्या किया, अपनी किरणें डाली इसके ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ, इस पेड़ ने क्या किया, हाँ, इस पेड़ ने क्या किया कि इसकी मदद से क्या किया, अपने लिए खाना बनाया। और आपको पता है कि पेड़ों का जो है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, पेड़ क्या निकालता है वेस्ट मटेरियल के रूप में, मुझे ये बताओ। जो पेड़ पौधे होते हैं वो वेस्ट मटेरियल के रूप में, हाँ बताओ बेटा, क्या निकालते हैं वो वेस्ट मटेरियल के रूप में। नहीं, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों को मालूम है, वेरी गुड वेरी गुड।
तो ये जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं ना जो, ठीक है, वो क्या होता है इनके लिए? ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, तो इसीलिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो आप कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये किसका उत्सर्जन करते हैं? ये करते हैं ऑक्सीजन गैस का। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों को मालूम है। वेरी गुड, आप सभी लोग अपने अपने लिए क्या करिए? क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि जनरली ये सवाल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। अगर आप किसी से नॉर्मल पूछोगे तो उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए क्लैपिंग की, आपको मालूम है कि इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 होता है, राइट? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अपने विषमपोषी की। ठीक है, तो विषमपोषी में क्या होता है कि पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आप हो, आप क्या हो? विषमपोषी हो। आप अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड रहते हो? मम्मा के ऊपर। मम्मा जाएगी किचन में, ठीक है, पापा सब्जी लेकर आएंगे, या किसी किसी घर में मम्मा लेकर आती है सब्जी, तो सब्जी बनेगी घर में, रोटी बनेगी घर में, तब आप लोगों के सामने थाली परोसी जाएगी, देन आप उसको खाओगे। आप क्या हो? विषमपोषी हो। लेकिन आपकी मम्मा क्या है? स्वपोषी है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है ना? तो बल्कि ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव हो गया और अन्य जीव हो गए। इतनी चीज सबको समझ में आई? जल्दी बताओ, थम्स अप दिखाओ कि पोषण के प्रकार तक आप लोगों को समझ में आ गया है। थम्स अप। जो खाना बना लेते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खाना खुद बनाती हूँ। जल्दी। अच्छा ठीक है, मेरा पिक्चर बनाया ना, मेरे को शेयर करना। जल्दी जल्दी थम्स अप देखो किस किस को समझ में आ गया। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सबको क्लियर हो गया है, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना? अब बात करते हैं स्वपोषी, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम स्वयं पोषी भी कहते हैं, इसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? स्वपोषी भी कहते हैं, स्वयं पोषी भी कहते हैं, और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसको तीनों नामों से जाना जाता है। कुछ भी यहां आएगा तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्वपोषी, तो इसको आप बोलोगे स्व प्लस पोषी, यानी कि ये क्या कर रहा है? अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बना रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? स्वपोषी में सारे के सारे हरे पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे आते हैं, ध्यान देना। अब कैसे बनाते हैं ये देखो कि अपना खाना कैसे बना रहे हैं। तो ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं भाई? फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से बना रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सूरज कैसे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसने कहा आहा, अब मैं गर्मी फैलाऊंगा, मैं गर्मी फैलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पेड़ है, इस पेड़ ने क्या किया? इससे सनलाइट ली। ठीक है, कि आओ 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 करके सनलाइट मेरे पास आओ। सनलाइट इसके पास आ गई। उसने उसके बाद क्या किया? पानी से वाटर प्लस मिनरल लिया, यानी कि जल और जो वहां पे खनिज था उसको पानी से उठा लिया इसने, पेड़ ने। ठीक है, और क्या किया? जो एनवायरनमेंट में यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया और इसने क्या रिलीज कर दिया? इसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप समझो एक अच्छे तरीके से। ये सूरज है, ठीक है, ये एक पेड़ है,
ठीक है, ये एक पेड़ है और इतना हिस्सा मैं कहती हूँ जमीन के नीचे है, ये जमीन के नीचे है। यहाँ पर क्या है, जड़े, ये जड़ें हैं इसकी। इसने क्या काम किया, हाँ यहां से तो ली इसने सूर्य की किरण, ठीक है, और यहां से क्या लिया इसने, जल प्लस खनिज, ठीक है, और वातावरण से क्या उठाया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसने रिलीज क्या किया, इसने इन सब का यूज किया और क्या रिलीज किया। देखो सारी चीजें इसमें अंदर की तरफ आ रही हैं, सारी चीजें अंदर आ रही हैं, सिर्फ एक ही बाहर आ रहा है, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिलीज कर दिया इसने ऑक्सीजन, करेक्ट। अभी इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। कितने बच्चों को इस डायग्राम से समझ में आ गया है, बताओ, बोलो जल्दी से, आप लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, थम्स अप दिखाओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने में, बिकॉज 1, 2 और 3 ये तीनों चीजें अंदर आ रही हैं, लेकिन ये अकेला ऑक्सीजन है जो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, समझ में सबको आ गया है तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कहते हो समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। तो क्या मैं पानी पी लूं? आप लोग मुझे इजाजत दे दो तो पानी पी लूं? इसकी रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग। C6H12 आओ, पहले ही लिख दे रही हूं मैं इसका जवाब। इसने क्या उठाया, इसने आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सूर्य की किरण, प्लस यहां पर इन पत्तियों के अंदर क्या मौजूद था, ऑलरेडी क्लोरोफिल था, ठीक है, और इन सबसे क्या मिला, इन सबसे क्या मिला, इन सबसे आपको C6H12 O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर भी रिलीज हुआ। क्लियर? H12O6, ठीक है, वेरी गुड, यस वेरी गुड, राइट, एनर्जी भी रिलीज होती है, यस एनर्जी भी रिलीज होती है, वेरी गुड, यस ग्लूकोज मिला अपने को, ठीक है। और ये जो O2 होता है ना, ये इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये इसके किसी काम का नहीं होता है, ये किसके काम का होता है, हमारे काम का होता है जो हम यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बेटा, बायो को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं, अगर वर्बली समझाएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। बायो में एक एक चीज थ्योरी लिख के आपको नहीं पढ़ाई जा सकती है ना बेटा, अंतर होता है दोनों चीजों में। तो बेटर है कि आप लोग जो है कंपैरिजन करना छोड़ो सब्जेक्ट के साथ, जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पर फोकस करो, तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। बोलो बोलो जल्दी, क्या आप लोग बायो एक एक शब्द लिख के समझोगे? नहीं समझोगे?
तो बेटा फिजिक्स तो लिख के समझना ही पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, इतने न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख लिख के तो आपको कैसे समझ में आएगा? सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो, हर सब्जेक्ट को बेटा पढ़ाने का अपना अलग तरीका होता है। मैथ्स आप अलग तरीके से पढ़ते हो, फिजिक्स अलग तरीके से, केमिस्ट्री अलग तरीके से, हिंदी अलग तरीके से और इंग्लिश अलग तरीके से। कोई भी सब्जेक्ट एक साथ एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता। हर सब्जेक्ट अलग इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सब्जेक्ट अलग है। सिंपल सी चीज है। चलो चलो अब एक बात करते हैं, पत्ती का क्या बात कर रहे हैं हम लोग? तुम कैसे आ गए भाई? हम लोग अब क्या करेंगे, एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट करेंगे, ठीक है। जो पत्ती होती है उसको जो है काटेंगे तो हमें कैसी नजर आती है ये देखेंगे, ठीक है। ये आपकी एक पत्ती है ना, ये पत्ती है। हमें क्या करना है, इसका अनुप्रस्थ काट देखना है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से काटूंगी तो ये मुझे कैसी नजर आएगी? कौन सा हिस्सा देखना है मुझे? ये वाला हिस्सा देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है मुझे देखना है कि ये हिस्सा पत्ती का कैसा नजर आएगा, है ना, ठीक है। बेटा इतना तो आपके ट्यूशन वाले सर भी नहीं करेंगे कि आपको बायोलॉजी एक एक शब्द लिख के पढ़ाएंगे। तो आप मेरे से क्या बोल रहे हो? क्योंकि अकेले आप नहीं हो यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ पे पढ़ने वाले और भी बहुत सारे बच्चे हैं। अगर मैं आपके चक्कर में पढ़ाऊंगी तो एक काम करो, आप बैच ले लो जाके, वहां पे एक एक शब्द वहां पे लिख के समझाया गया है, ठीक है। ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमें कैसा नजर आएगा। ओके, तो ये हमको कैसा नजर आता है? कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये वाला आगे वाला हिस्सा बना रही हूं मैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे पत्ती आपको ऐसे यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे नजर आ जाएगी। और यहां जब नजर आएगी तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे करके ग्रीन ग्रीन डॉट भी नजर आएंगे, ऐसे करके यहां पर, ठीक है ना। लेकिन ये डॉट ऐसा नहीं है कि आपने कोई पत्ती घर पे काट ली और वो घर पे कैंची से काटोगे और वो आपको दिखाई दे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। यस भविष्य, वेरी गुड भविष्य, यस वेरी गुड। हाँ हाँ, ये बिंदु दिखाई देते हैं यहाँ पर हमको इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी पत्ती, ठीक है। और ये जो बिंदु होते हैं, ठीक है, ये बिंदु जो है वो कुछ, अगर आप उसको ओपन करोगे तो आपको ये ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपका हरित लवक मौजूद होते हैं, ठीक है, हरित लवक मौजूद होते हैं। अभी क्लियर सबको? ये चीज सबको क्लियर? ये बताओ बेटा, किसी भी पत्ती का अनुप्रस्थ काट, मैंने ये देखो लिखा है एक पत्ती, यानी कि कोई सी भी पत्ती ले सकते हो आप। मैंने एक पत्ती बोला है ना, एक पत्ती, कोई सी भी पत्ती ले लो। बेटा आगे बढ़ने से पहले पूछना पड़ता है ना कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो वेरी गुड। देखो अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी एक सवाल आ जाता है। कभी कभी ना ये क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। ओके, तो यहां पर सवाल आता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब ये सवाल आपके पास आएगा तो आप क्या जवाब दोगे? कुछ तो बताओगे, है ना। तो यहां पर आप लिखोगे कि पौधे की पत्तियों की सतह पर एक बड़ी संख्या में छेद होते हैं। मैंने कहा ये पत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे 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 इस तरीके से छेद मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर छेद मौजूद हो गए, जिसे हमने क्या कहा? स्टोमेटा, जिसको हमने क्या कहा है? स्टोमेटा या फिर रंध्र, ठीक है, स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वो जो उसका आसपास का वातावरण होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी सतह पर मौजूद स्टोमेटा के मध्य से पत्तियों में प्रवेश करता है। यानी कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, ठीक है, इनके बीच में से, मध्य में से जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इसके अंदर क्या करती है, एंट्री मारती है। ठीक है, देखो इस तरीके से ये जो है बीच में देख रहे हो आप, यहाँ पर ये ऐसे स्पेस बनी हुई है, ये जो स्पेस बनी है इनमें से एंट्री मारती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे बीच में ये स्पेस दिख रही होगी। तो जो भी गैस यहां से होती है, आती है इनके अंदर पत्तियों में, वो यहीं से आती है। अभी क्लियर, अभी क्लियर ना। हाँ चलो, ये देखो दो तरीके के स्टोमेटा है, यहां पर दो तरीके के स्टोमेटा दिखाए हुए हैं। एक स्टोमेटा क्या है आपका, यहां पे जो आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्टोमेटा है क्या है, बंद हो गया है। यहां पर आपको ये व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर ये स्टोमेटा खुला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है बंद प्रकार का। ठीक है, बंद प्रकार का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, और ये क्या है, खुला हुआ, जिसको हमने क्या बोला, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये खुला हुआ है, इसको बोला ओपन स्टोमेटा, है ना। हाँ जी, इसमें गार्ड सेल्स होती है, अभी बताऊंगी, वहीं पे पहुंच रही हूँ, रुको रुको, है ना। तो देखो होता क्या है इसमें, जब ये इस तरीके से ओपन होते हैं, है ना, तो जब ये ओपन होते हैं तो क्या करते हैं ये, कि बाहर से जो भी गैस है वो अंदर ले लेते हैं, और जो अंदर ऑक्सीजन है वो बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब क्लोज हो जाते हैं ये, तब यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बंद हो जाता है। याद रखना, गैसेस का एक्सचेंज तभी होगा, सिर्फ तभी होगा, जब यहाँ पर क्या होंगे, स्टोमेटा यहाँ पे खुले हुए होंगे। अगर बंद हुए तो वहां पे गैसेस का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं परपोषी या विषमपोषी की। ठीक है, तो आप सबको पता है परपोषी और विषमपोषी होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परपोषी बोलो या विषमपोषी बोलो या हेटेरोट्रॉपिक बोलो, तो ये वो जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक, ये वो जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर निर्भर हैं। राइट, समझ में आ गया। इसमें आपके पास मनुष्य भी आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, चीता आ गया, ठीक है, और सारे के सारे आ गए जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरों को मार के खाते हैं, है ना। चलो, तो जीव जैसे कि हम अपने खाने के लिए पर्यावरण और अपने जो सराउंडिंग्स है यानी कि जो वातावरण है पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, भोजन के स्वरूप में उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। यानी कि भोजन देखो कैसे निर्भर करती है ये। अगर मैं परजीवी की बात करती हूँ तो परजीवी क्या होता है, खाता तो है खाना, लेकिन परजीवी करता क्या है, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव, यानी कि दूसरे जीव के ऊपर रहना और उससे भोजन प्राप्त करना, यह भी एक तरीका है भोजन प्राप्त करने का, है ना, यह भी एक तरीका है भोजन प्राप्त करने का। तो उसको हमने क्या बोला, परजीवी यानी कि पैरासाइट, जो दूसरे के शरीर पे रहेंगे और उससे खाना प्राप्त करते रहेंगे, है ना, और मजे में फुल पार्टी ऑल नाइट। ठीक है, ऑल नाइट ऑल डे, क्योंकि फ्री फंड में मिल रहा है इनको, इसीलिए, है ना। यह जीव पौधों और जंतुओं
को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और इस तरह के पोषण को परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, यस, अमरबेल आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अमरबेल हो गया। किल्ली, जू, लीच या फीता कृमि जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के क्या है, एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं मानव पाचन तंत्र के ऊपर। हमने अपना पोषण अभी कंप्लीट कर लिया है, अब आ गए हम मानव पाचन तंत्र के ऊपर। तो भाई मानव पाचन तंत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है, ये हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होता है, गुदा, जिसको हम कहते हैं एनस। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये जो हमने खाना खाया है, ठीक है, जो मुंह से हमने खाना खाया है वो गुदा द्वार से सब कुछ जो है जब वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके, चलो तो इसको आगे समझते हैं अपन। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, कई बार देखा होगा, एक बार और देख लो इसको, है ना। ठीक है, हाँ, चलो अब आहार नली के सभी भाग के बारे में जानते हैं कि जो आहार नली है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मुख गुहा आ जाता है। ठीक है, मुख गुहा आ गया सबसे, जिसको हमने बकल कैविटी बोला। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास ग्रसिका आता है। नंबर 3 पे हमारे पास आमाशय आ जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास आंत आ जाती है। ठीक है, ये 4 चीजों में हमारा क्या है, आहार नली जो है बटी हुई है। आपकी आहार नली आपके मुंह से कुछ ऐसे शुरू होती है, गले में पहुंची, ये पेट आ गया आपका। ठीक है, और बीच में क्या आ गई, छोटी आंत आ गई। तो ठीक है, तो आपकी आहार नली कौन सी है, ये वाली, ये आपकी क्या होगी, आहार नली हो गई। ठीक है, ग्रसिका। ठीक है, उसके बाद आमाशय, आमाशय कहाँ आ गया आपका, ये रहा आमाशय। आंत कौन सी हो गई, आंत भी 2 तरीके की होती है, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। ठीक है, यानी कि एक क्षुद्रांत और एक वृहदांत। तो ये बड़ी वाली आंत है और अंदर वाली क्या है, छोटी वाली आंत है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका पाचन तंत्र है। इस तरीके से पाचन तंत्र आपका काम करता है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका पाचन तंत्र। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ना, बिल्कुल इग्नोर नहीं। बेटा देखो एक चीज समझो, हर वो चीज आपको इजी लगती है जो आपको समझ में आती है, जो आप समझना चाहते हो। यकीन मानो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो ना, चीजों को समझना नहीं चाहते हो, अपनी जिद पे अड़ गए हो, ठीक है, कि नहीं समझना, तो वो चीज आपको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी। लेकिन वही अगर आपने मन बना लिया है कि एनी हाउ मेरे को ये चीज समझनी है, कैसे भी समझूं, तो वो चीज आप चुटकियों में सीख जाओगे। ठीक है, और आप लोगों की अभी वो उम्र है जहां पर आपको सीखना है, सीखना है, सीखना है और सीखना है। आपके मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं पढ़ना। ओके, चलो अब 1 मिनट दे दो, मैं पानी पी लूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो घर में बैठे हो, यहाँ पे खड़ा होके मैं थक गई हूँ। पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो बढ़िया, आगे बढ़ाएं इसको, है ना। हाँ, पी लिया मैंने, पानी पी लिया। बोलते बोलते थक गई थी। बकल कैविटी, ईज़ोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो बड़ी वाली है उसको कहेंगे वृहदांत और जो छोटी वाली है उसको क्या कहेंगे हम, क्षुद्रांत। ठीक है, आओ समझते हैं इसको। तो मनुष्य में जब पोषण की बात हम कर रहे हैं, आइयो रुको, इससे पहले हमें ये जानना है जो आंत है इसके 2 प्रकार है।
ये जान लो। मैंने बोला छोटी आंत बड़ी आंत, है ना, छोटी आंत और दूसरी क्या हो गई, बड़ी आंत। और इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि यहां पर एक अवशेषी अंग भी होता है। बताओ मुझे अवशेषी अंग कौन सा होता है हमारे पाचन तंत्र में? बताओ जल्दी बताओ, आपके पाचन तंत्र में अवशेषी अंग कौन सा होता है? क्या बात है, ड्रीम 100 आर्मी, दिल खुश कर दिया यार। सारे के सारे सही जवाब लड़के ने, बिल्कुल सारे के सारे सही जवाब। अरे लिख लेने दो मैडम के बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है बेटा अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंगों का इंग्लिश में नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। अयो गुदा को बना रहे तो भैया जो वेस्ट मटेरियल शरीर से निकलता है वो कहाँ जाता है? एनएस से ही तो जाता है, गुदा से बाहर। उसी को अवशेषी अंग बना दोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो रब्बा मेरे। अपेंडिक्स, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अपेंडिक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, यस। तो इसको हम क्या कहते हैं? परिशेषिका, राइट, परिशेषिका, जिसको हमने क्या बोला? अपेंडिक्स बोला, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा शरीर है इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि जो अवशेषी अंग है वो कौन सा है। ओके, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया यार तुम लोगों ने सही जवाब देके। अपने लेना, अपने अपनी कमर ऐसे 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 करो। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा बेटा। जैव प्रक्रम चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? अबूजर अंसारी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, कोई बात नहीं, जो कर रहा है उसको करने दो, ठीक है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। ये होता कहाँ है? अपेंडिक्स होता कहाँ है बेटा? हाँ, ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है आपका? अपेंडिक्स कहलाता है। यानी कि क्या है ये आपका? कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप क्यों बोला? कृमि किसे कहते हैं हम? कृमि कहते हैं भाई कीड़े को, ठीक है। तो कृमि रूप बोला है हमने उसको। हाँ, स्मॉल और लार्ज जो दोनों के पार्ट्स होते हैं, दोनों के पार्ट समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले समझते हैं कि अंतःग्रहण, यहां समझो कि हमने 5 पार्ट में खत्म होता है ये। पहला पार्ट आपका क्या आ जाता है? अंतःग्रहण। दूसरा पार्ट क्या आता है? पाचन। तीसरा पार्ट क्या आ गया आपका? अवशोषण। फिर आता है आपका स्वांगीकरण, और फिर क्या आता है आपका? बहिक्षेपण, ठीक है। तो ये 5 चीजों में हमारा जो पोषण है वो खत्म होता है इन 5 प्रोसेसेस से, ठीक है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो चलो अंतःग्रहण को समझते हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण क्या होता है कि कोई मनुष्य है, इस मनुष्य ने क्या किया? अपने मुंह से क्या किया? खाना खाया, ठीक है, मुंह से खाना खाया। इसके मुंह में क्या है? दांत है। उससे क्या किया? इसने खाना चबाया। वहां पे इसके पास जीभ भी है, जीभ में क्या है? लार है, ठीक है। तो खाना जो चबाया है इसने, तो ये जो लार है, इस लार ने क्या किया है? इसको चबाने में मदद किया है, क्योंकि जो खाना था उसको क्या बना दिया इसने? मुलायम बना दिया लार ने, ठीक है। चलो इसके बाद आता है मुंह। अब मुंह भाई ये क्या है? मुंह से क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण होता है, ठीक है। अभी बता चुकी हूं। यहां पे दांत का रोल क्या आता है? दांत का रोल भोजन को काटने में या चबाने में। फिर जीवा आती है आपकी,
जिसमें लार होती है, ठीक है, प्लस उसमें एंजाइम होते हैं, और भोजन को वो क्या है, पतला मतलब बनाने में मदद करती है। जब आप लोग खाना खाते हो, आप अपने मुंह में फील करते हो कि जो आपका खाना है वो गीला हो जाता है। किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास लार ग्रंथि है मुंह में ही, ठीक है, जो क्या करती है, क्या बोलते हैं, लार निकालती है, ठीक है। और जो इसमें एंजाइम होता है उसका नाम क्या है एंजाइम का? अमाइलेज, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज। चलो नेक्स्ट आती है भोजन ग्रसिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ईजोफेगस बोलते हैं। हमने बोला ईजोफेगस। ईजोफेगस क्या है कि जो मुंह में खाना है, यहां से जो है, यहां से वो जो एक पतली सी नली निकल रही है और वो आमाशय तक पहुंच रही है, यानी कि हमारे स्टमक तक पहुंच रही है, उसको हमने क्या बोला? उसी को हमने बोला भाई क्या? भोजन ग्रसिका, ठीक है। ये जो है ये आमाशय तक जाके जो मिल जाती है, ठीक है, ये है आपकी भोजन ग्रसिका, ठीक है। ये क्या काम करती है? जो मुख होता है ना, मुख से भोजन आमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। और कैसे? क्रमाकुंचित गति करके, क्रमाकुंचन गति की मदद से, ठीक है। ये याद रखना, करेक्ट, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। चलो बढ़िया। फिर आता है हमारा आमाशय। तो आमाशय में क्या है? आमाशय में भाई जठर रस होता है, ठीक है, इसमें जठर रस होता है। और ये जठर रस जो है कहां से आता है? ये आता है जठर ग्रंथि से, कहां से आया? जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथियों में क्या होता है? इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है। एक आपका श्लेष्मा आ गया, ठीक है, HCl आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा आ गया पेप्सिन। ये 3 चीजें यहां पे आ जाती हैं और तीनों के क्या है? अपने अलग अलग काम है, तीनों के अपने अलग अलग काम है, ठीक है। तो ये क्या है? पाचक एंजाइम है। ये क्या है आपका? पाचक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है ये। HCl क्या है? ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है खाने के लिए, कि उसमें जो भी इंफेक्शन या बीमारी फैलाने वाली चीज है वो मर जाए। और श्लेष्मा आ जाता है, ठीक है, जो आपका आमाशय है उसका आंतरिक स्तर या अस्तर बनाता है, जो कि आमाशय की रक्षा करता है। किससे? HCl से, ठीक है, एसिड से, ओके। पहले अपेंडिक्स से क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे, ये हमारी बॉडी का ही पार्ट था, जो धीरे धीरे क्या, जो अभी भी अगर जैसे खरगोश वगैरह में देखोगे तो अपेंडिक्स आपको देखने को मिलेगा, वहां आज भी इसका यूज है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है आज, कोई यूज नहीं, मतलब किसी की बॉडी में भी यूज नहीं है अपेंडिक्स का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभी भी जीव हैं जिनमें यूज है, ठीक है। ये जो चेहरे पे स्माइल आती है ना, आप लोगों की वजह से ही आती है, जो आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो ये देखो, इस तरीके कभी आपने अपने घर में ना, घर के जो बड़े लोग होंगे उन सुना होगा उनकी बातों से कि आज तो सीने में बहुत जलन हो रही है ना, या पेट में जलन हो रही है। तो ये क्यों होती है? ये जिनके शरीर में एसिडिटी बनती है। और ये एसिडिटी कैसे बनती है? हाँ, कि भाई आमाशय में ज्यादा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने से पेट में जलन होती है, जिसे हम अम्लता यानी कि एसिडिटी कहते हैं, ठीक है।
तो अभी आपको पता चल गया अम्लता क्या होती है। हाँ भाई, जब तक क्लास हो रही है एंजॉय करो, समझो क्लास को। जब थक जाओगे तो बता देना, छोड़ दूंगी क्लास। और बोलो, ठीक है ना? जब थक जाओगे तो बता देना, छोड़ दूंगी क्लास। अभी तो पढ़ लो। बताओ जल्दी से। थैंक यू वैष्णवी। देखो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर वन शॉट के नोट्स आप बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऑनलाइन तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई भी होती है और ये चिट चैटिंग भी होती है, तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप अच्छी चीज़ें जो है वो ग्रहण करना चाहते हो, यानी ग्रैप्स करना चाहते हो, या खराब चीज़ें। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को फ़ोन दिया गया है तो अच्छी चीज़ें सीखो। थैंक यू श्रेयस। आ जाओ, चलो चलो अब आंत की बात करते हैं हम। तो आंत में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। ये आंत में क्या होता है ना, परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है आंत में? एक तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, और दूसरा किसका हो गया? प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड में, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका किस में होता है? ग्लूकोज, ठीक है। इनका होता है परिवर्तन, ठीक है। और जो वसा होती है, वसा का किस में हो जाता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर? भाई थैंक यू सो मच, आपको मेरा पढ़ाया और समझ में आता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि समझ में आ जाए। चलो अब बात करते हैं शुद्रांत की। तो अगर हम शुद्रांत की बात करते हैं भाई, तो जो शुद्रांत है, तो शुद्रांत में क्या होता है ये? हाँ बताओ जल्दी से, शुद्रांत क्या होती है? छोटी आंत होती है, ठीक है। शुद्रांत क्या है? छोटी आंत होती है। बोलो जल्दी से। और ये क्या काम करती है? जो हमारा अग्नाशय है, ठीक है, ये क्या काम करती है? जो हमारा अग्नाशय, यकृत प्लस अग्नाशय, इनसे क्या करती है? एक सीक्रीशन निकलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि श्रवण प्राप्त करती है। जैसे कि अगर मैं यकृत की बात करूं तो यकृत से आता है पित्त रस, ठीक है, जिससे क्या बनता है? पित्त लवण, ठीक है, जिससे क्या हुआ? पित्त लवण, ठीक है। दूसरा, एक तो यकृत की बात कर ली हमने, दूसरा अग्नाशय। अगर मैं अग्नाशय की बात करती हूं तो अग्नाशय से क्या आ रहा है आपके पास? अग्नाशयिक रस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या काम हो रहा है मुझे ये बताओ। हाँ, कि भाई जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं वो छोटी गोलिकाओं में यहाँ पे क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब खाने की जो बड़ी गोलिकाएं हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है? छोटी गोलिका में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? बी, ठीक है। अभी तो हमने यकृत के बारे में पढ़ा, अब अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में पढ़ोगे तो अग्नाशय से क्या मिलता है हमको? अग्नाशयी क्या मिलता है? रस, ठीक है। अग्नाशयी रस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होती है? 3 चीजें होती हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसमें क्या होता है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और तीसरा क्या आ गया? लाइपेज। 3 एंजाइम इनके अंदर मौजूद होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं,
ठीक है, मैंने तो बोला है जब आप लोग जो है बेटा वन शॉट ही चल रहा है ये, और क्या चल रहा है, वन शॉट ही तो है और क्या है। जब आप लोग थक जाओगे मुझे बता देना, छोड़ दूंगी क्लास। और बताओ इससे ज्यादा क्या बोलूं, है ना। चलो इसके बाद आता है हमारे पास वृहदांत, क्षुद्रांत के बारे में। आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा होता है जिस कारण ये कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। ये हमारी जो बड़ी वाली आती है वृहदांत, ऐसे होती है। ठीक है, ये हमारी वृहदांत है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर इस तरीके से ऐसे ऐसे कुंडलित अवस्था में, ठीक है, ये क्या है, क्षुद्रांत पाई जाती है ऐसे। अभी समझ में आ गया, बोलो जल्दी से, ये क्या है हमारी क्षुद्रांत, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से पाई जाती है। चलो, क्षुद्रांत की लंबाई अलग होती है जो निर्भर करती है कि हम किस तरीके का भोजन खाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ भाई जो क्या बोलते हैं अपना घास खाने वाले जानवर हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, क्षुद्रांत होती है, बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है ज़्यादा मात्रा में, और सेल्यूलोज को पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो मीट खाने वाले लोग होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी क्षुद्रांत होती है भैया छोटी, क्योंकि वो खाना जल्दी पचा लेते हैं, है ना। अरे मांसाहारी लोगों में छोटी होती है। अच्छा चलो बढ़िया, अब बात करते हैं वृहदांत की। तो भाई ये क्या करता है, जो भी चीज है, हमने बोला जो क्षुद्रांत है उसने जितना भी एब्जॉर्ब करना था कर लिया, जो बच गया वो कहाँ भेज देता है, फिर वृहदांत में। अब वृहदांत क्या करता है, उसमें से भी सोचता है कुछ ना कुछ तो निचोड़ ही लूं भैया इसमें से, जब ये आया है मेरे पास खाना, तो उसमें से वो जल होता है, जल का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, जल का अवशोषण कर लिया, और क्या करता है, जो अपचयित क्या बोलते हैं, जो अनडाइजेस्टेड है, यानी कि हम उसको बोलेंगे अपशिष्ट जो पदार्थ है, इसको क्या करता है, शरीर से बाहर। ठीक है, तो इसका इतना ही काम आता है। अभी क्लियर, बोलो जल्दी से, कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ भाई, क्लियर हो गया। एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है मैम आपका नाम क्या है, मैम आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो बता सकता है कि मेरा नाम क्या है, ये बताओ। कितने बच्चों को ईमानदारी से बताना कि मेरा नाम मालूम है, हैं? बताओ जल्दी, कितने बच्चों को पता है कि मेरा नाम क्या है, बताओ जल्दी बताओ। सबको पता है, देखो सबको पता है ना। बस अब जो बच्चा पूछ रहा था शायद अब वो अब नहीं बोलेगा कि मैम आपका नाम क्या है। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों को मेरे नाम की स्पेलिंग भी पता है। हाँ,
ये है मेरे नाम की स्पेलिंग, ठीक है। बाबू, ये लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, पूजा मैडम और ये लोग ना मेरे को चिढ़ाते हैं बाबू बाबू करके, क्योंकि वो रील बनाई थी ना तब से चिढ़ाते हैं मेरे को, समझ गए। चलो आ जाओ तुम लोग, आ जाओ चलो। अब आता है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है? सिंपल सी चीज है भाई, यहां पे बात चल रही है कोशिका की और यहां आ गया श्वसन की, दो चीजें आ रही हैं, यानी कि वो श्वसन जो किस में हो रहा है, कोशिका में हो रहा है ना। अरे मम्मी, श्री लगता है आदमियों के आगे। हाँ, चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे वो श्वसन जो किस में हो रहा है, कोशिकाओं में हो रहा है, उसको हमने बोला कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हमने सांस ली, हमने क्या ली, सांस ली। जब हमने ये सांस ली अपनी नाक से, तो ये सांस कहाँ पहुंचेगी, हमारे फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों से रक्त में, और रक्त के द्वारा किस में पहुंचेगी, ऊतकों में पहुंचेगी, और ऊतकों से किस में पहुंचेगी, ठीक है, ऊतकों से किस में, कोशिका में, क्योंकि ऊतक किससे मिलके बने हुए होते हैं, कोशिका से मिलके बने हुए होते हैं। तो जब ये कोशिका में पहुंची है तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कोशिकीय श्वसन बोला, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बोला इसका, कोशिकीय श्वसन। समझ में आ गया कोशिकीय श्वसन क्या है? बेटा देखो, जब भी क्लास होगी मेरे बच्चा आपको पता चलेगी, आप परेशान मत हो, ओके। टॉपर्स बैच 2.0 लेकर आइए। अच्छा, 5% बैटरी है तो उसको चार्जिंग पे लगाओ ना। किसने मना किया चार्जिंग पे लगाने से? हाँ, क्यों भाई? अब देखो, अब जो हमारा भोजन है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो दो तरीके से टूटता है। जो हमारा भोजन है ये दो तरीके से टूटता है, ठीक है। एक वो वायवीय, ठीक है, और दूसरा वायवीय मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, और दूसरा अवायवीय। अच्छा, अभी इसको ऐसे नहीं समझो, एक समझते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक एब्सेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई, यहां पर प्लस का मतलब प्रेजेंस हो गई है, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, यानी कि हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ऑक्सीश्वसन, क्योंकि यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीश्वसन, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन मौजूद है। इसको क्या बोलेंगे, अनाक्सी श्वसन, क्योंकि यहां पर ये एब्सेंट है, ठीक है। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वायवीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको अवायवीय। तो ये कई बार पूछा जाता है कि दो प्रकार के श्वसन क्या होते हैं, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रही हूं, ठीक है। दो प्रकार के श्वसन पूछा जाता है कि कौन कौन से दो प्रकार के श्वसन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक आपका वायवीय श्वसन, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है, अंतर स्पष्ट करो, या कभी कभी पूछ लेंगे कि ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन क्या है, अंतर स्पष्ट करो, या इस तरीके से मतलब पूछ लेते हैं, ठीक है, दो तरीके से, और आपको पता होना चाहिए कि दोनों क्या हैं, ठीक है। क्लियर बिल्कुल, है ना?
बोलो। क्लास तो बेटा अभी 1 घंटे और चलेगी, क्लास तो अभी 1 घंटे और चलेगी। चलो अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, 6 कार्बन वाला है, ठीक है, और वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूटता है। तो ऐसे टूटता है कि वहां पे जो प्रोडक्ट बनते हैं कि एक में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है ना। चलो ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, 6 कार्बन वाला है, किस में टूट गया, ये 3 कार्बन वाले पायरुवेट में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 3 तरीके से टूटता है ये, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से 3 तरीके हैं, बताओ कौन कौन से 3 तरीके हैं। सबसे पहले वाले में हम कहते हैं यहां पर ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन मौजूद है। माइनस का मतलब नहीं है, प्लस का मतलब मौजूद है ना। बोलो, तो पहले वाले में क्या हुआ आपका, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बना। ठीक है, यहां पर जब आपका ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में देखने को मिलेगा। दूसरी जगह यहां पर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और ये कहां देखने को मिलेगा आपको, पेशी, ठीक है, कोशिका। ठीक है, कहां देखने को मिला, ये पेशी कोशिका में। ठीक है, और तीसरा वाला क्या है आपका, आपको मिला CO2 प्लस H2O प्लस, कहां गया प्लस, ऊर्जा। ये कहां देखने को मिला आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो 3 जगह यहां आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सीखना है, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बार पूछने को आ जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूटता है तो क्या क्या चीजें होती है और कहां कहां पे ऑक्सीजन होता है और कहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसमें देखने को मिलेगा। ये आपको पेशी कोशिका में क्या देखने को मिल जाएगा कि जब कोई हम दौड़ लगाते हैं तो क्या होता है, दौड़ लगाते कभी देखा आपके पैरों में क्रैम्प आ जाता है, आपकी मसल्स क्या होती है, मुड़ जाती हैं, आपकी मसल्स क्या होती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ओहो हमारे पैर में कुछ हो गया, हमारे पैर में कुछ हो गया है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि भाई हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जब वो ऑक्सीजन के भागते भागते हमारे शरीर में कमी होने लग जाती है तो क्या होता है, वहां पर जो लैक्टिक अम्ल बन जाता है ना, वहां पे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, हमारे शरीर में, हमारे जो पैर है उनमें क्रैम्प आ जाता है, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, सेकंड, चलो तो मछलियों के बारे में है कि अगर हम मछलियों में सांस लेने की बात करते हैं तो भाई जो ये सांस लेने का दर है मछलियों में हमसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है पानी में, जो घुलित ऑक्सीजन की वैल्यू है वो कम होती है, इसलिए जल्दी सांस लेते हैं। लगभग 150 बार सांस लेते हैं ये 1 मिनट में। ठीक है, 150 बार सांस लेती है 1 मिनट में। ओके, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो ऑब्वियस सी चीज है, दोनों चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं वायवीय की बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, जो ग्लूकोज है का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो यहाँ पर अपूर्ण पाचन होता है। ठीक है,
यहां पर ज्यादा ऊर्जा बनती है और यहां पर क्या होती है, कम ऊर्जा बनती है। करेक्ट है बिल्कुल, ये इसमें मेन डिफरेंसेस है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पूछा जाता है। मैं आपको ऑलरेडी अभी पीछे बता चुकी हूं, ठीक है, ओके। हाँ चलो मानव में श्वसन की बात करते हैं। तो मानव में श्वसन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा श्वसन कहां से शुरू होता है, नाक से। नाक में कहां से, नासा द्वार, ठीक है, कहां पे, नासा द्वार से शुरू होता है मानव में श्वसन, राइट। नासा द्वार से कहां जाता है, कंठ में जाता है, ठीक। कंठ से कहां पर जाएगा ये आपका, श्वास नली में। श्वास नली में कहां से जाता है, फिर श्वसनी में जाता है, ठीक है। श्वसनी से फिर श्वसनिका में जाता है, फिर यहां से कहां जाता है, फुफ्फुस में जाता है, ठीक है। और फुफ्फुस से कहां जाता है, कुपिका में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये पूरा का पूरा पाथवे है जो फॉलो करता है, ये पूरा का पूरा पाथवे है जो फॉलो किया जाता है कि नाक में शुरू होता है हमारा श्वसन, नासा द्वार, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फुफ्फुस और कुपिका, ठीक है। अगर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूं, इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है, ऐसे करके। ये आपके लंग्स आ जाएंगे, ये आता है सी शेप्ड, ठीक है, या फिर कहो रिंग शेप्ड। ये क्या है, उपस्थि, क्या ये उपास्थि वलय, ठीक है, उपास्थि वलय, ठीक है। ये है दायां फेफड़ा, ये है बायां फेफड़ा। अब यहां पर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से निकली हुई होती हैं, जैसे जड़ों में निकले हुए होते हैं ना, ऐसे, और इनके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से, ऐसे 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 निकले हुए होते हैं। देखे आपने, देखा है कहीं नहीं देखा है, ये बताओ। नहीं भाई, रिकॉर्डेड कहाँ है, मैं यहां पर हूं। बताओ जल्दी बताओ, ये वाला मालूम है क्या होता है? हाँ भाई, डायग्राम बनाना तो आपको सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम देख लो, ये आपकी होते हैं कुपिका, और ये बाहरी झिल्ली से ढका हुआ होता है इस तरीके से, ये क्या है, झिल्ली, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, कंठ, करेक्ट। फिर आपकी क्या आ जाएगी, कंठ के बाद क्या आ जाता है आपका, श्वास नली, कंठ के बाद आपका श्वास नली, ये आ गया श्वास नली, राइट। फिर आपका श्वसनिका आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आप बना लो। हम क्योंकि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं तो डायग्राम बनाने के लिए बहुत बार आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया डायग्राम क्या है ये, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े। ये देखो इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, आपको पता होना चाहिए। मानव में संवहन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो संवहन तंत्र यानी कि भाई इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, आप इसमें रुधिर पढ़ोगे,
ठीक है। संवहन तंत्र में क्या आता है आपका, रुधिर आ जाता है और आपका हृदय आ जाता है, ठीक है, और धमनी और शिरा आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद यहां पर दोहरा परिसंचरण आता है और फिर रक्त स्कंदन आ जाता है। अब बताओ किस किसने ये सारे के सारे नाम सुने हैं? ये सारे के सारे नाम किस किसने सुने, जल्दी बताओ। अभी क्लास आधे घंटे और चलेगी, ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ, लसिका का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो यार, सब पढ़ेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बताओ बताओ किस किस को समझ में आ गया भाई? चलो, मानव में जब संवहन की बात कर रहे हैं भाई, तो चलो संवहन थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जाने इसके बारे में? सबसे पहले रुधिर के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों, रुधिर के बारे में बात करें क्या? बताओ जल्दी, शुरुआत कहां से की जाए? बोलो जल्दी से बताओ। रुधिर बताओ। अच्छा, रुधिर क्या होता है? कौन बताएगा रुधिर क्या होता है? रुधिर क्या होता है बताओ जल्दी से। भाई भूख मुझे भी लग रही है, भूख मुझे भी लग रही है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करती हूं तो रुधिर की अगर सबसे पहले बात करूं तो रुधिर को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड, ठीक है। और ये ब्लड क्या है? तीन चीजों से मिलके बना हुआ होता है, तीन चीजों से मिलके बना हुआ होता है ये ब्लड, ठीक है। एक आ गया आपका, क्या आ जाएगा बताओ जल्दी बताओ। हाँ, अच्छा तीन चीजें छोड़ो, पहले जानो कि इसमें दो चीजें होती हैं। पहले हम दो चीजों की बात करते हैं, तीसरी चीज हम बाद में लेकर आते हैं। पहला आ गया प्लाज्मा और दूसरी आ गई रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया? रुधिर कणिकाएं। ठीक है, दो चीजें आ जाएंगी। अब रुधिर कणिकाएं की बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें आती हैं आपके पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और अगर प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा पीले रंग का होता है, तरल पदार्थ, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये होता है आपका 55%, प्लाज्मा 55%। यहाँ पे क्या होता है? इसमें प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8% प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है। और जो जल होता है वो कितना होता है? 90 से 91% यहाँ पे जला जाएगा आपका। और बाकी जो दूसरे पदार्थ हैं, ये दूसरे पदार्थ कितने आ जाएंगे? 1 से 2%। ये इसकी वैल्यू हो जाती है। जब मैं यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करती हूँ तो आरबीसी किसके लिए होती है भाई? ये आपकी टोटल कितनी होती है? ये होती है 45%। पहले तो ये जान लो, ठीक है, 45% पाई जाती है और ये 55% पाई जाती है। और जो आरबीसी है, ठीक है, इस आरबीसी में ये किस लिए होते हैं भाई? हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये, ठीक है, जो लाल रंग देती है रक्त को, ठीक है, लाल रंग देती है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ये फाइटिंग का काम करती है, लड़ती है ये रोगों से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं रोग मुक्त करती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स क्या करती है? जब कभी आपके हाथ में चोट लग जाती है या कहीं भी लग जाती है तो आपने देखा होगा कि रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि खून जम जाता है वहां पे, तो वो जो होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्लड है। इस तरीके से आपको मालूम है? आपने पढ़ा इसके बारे में? नहीं पढ़ा? ये बताओ।
किस किसने पढ़ा है, किस किसने नहीं पढ़ा, ये बताओ। बताओ जल्दी से बताओ बेटा, किस किस को मालूम था और किस किस को नहीं मालूम था, ये बताओ। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, आगे बढ़ जाए। आ गया समझ में आप लोगों को? बोलिए जल्दी से। चलो, रुधिर के बारे में जान लिया है, रक्त के बारे में जान लिया है, अब रक्त वाहिका के बारे में बात करते हैं। तो रक्त वाहिका में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है धमनी, एक आती है शिरा। ठीक है, ये धमनी क्या करती है, ये ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में, ठीक है, ये कहाँ लेके जाती है, हृदय से अंगों तक। ठीक है, ब्लड के साथ मिल जाती है ऑक्सीजन और ये कहाँ जाता है, फिर हृदय से अंगों तक जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, वॉल्व यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यानी कपाट यहाँ मौजूद नहीं होता है। शिरा की बात करती हूं तो ये बिना ऑक्सीजन वाला रक्त है। ठीक है, रक्त को एकत्र करती है और वापस कहां लेके जाती है, हृदय तक। ठीक है, और यहां पर जो वॉल्व होते हैं यानी कि जो कपाट हैं वो क्या है, मौजूद होते हैं। तो मेन डिफरेंस इसमें ये है, ठीक है, कि ये वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और ये हृदय से अंगों तक जा रहा है, यानी कि जो प्योर ब्लड हो गया। ठीक है, शुद्ध रक्त हो गया। और इसमें क्या है, इसमें अशुद्ध रक्त है। दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब आ गया हमारा हृदय, हमारा दिल। ठीक है, हम कहते हैं दिल धक 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 कर रहा है, तो किसका दिल धक धक करता है, ये बताओ। यहां पे कोई ऐसा है जिसका दिल धक 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 नहीं करता है, बताओ। कोई है जिसका दिल धक धक नहीं करता है यहां पे? बताओ भाई बताओ। कोई है ऐसा जिसका दिल यहां पर धक धक नहीं करता है? तो चलो अब बता दे, सबका दिल धक धक करता है भाई, किसी एक, कोई भी ऐसा नहीं जिसका दिल धक धक नहीं करता है। तो जानने वाली बात यह है कि जो हमारा हृदय है ना, ये जो हमारी बंद मुट्ठी होती है इस तरीके का होता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये कैसा है, बंद मुट्ठी के आकार का, पहली चीज। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। दूसरी चीज कि इसमें चार क्या होते हैं, चार कक्ष होते हैं, जिसको हम कहते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, इन 4 चैम्बर्स में से 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय। अगर आप अपना दिल देखोगे ना, तो मतलब मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बना रही हूं। तो यहां पर ये आपका दायां अलिंद यहां पर आएगा और दायां निलय यहां पर आएगा। ये आपका बायां अलिंद है और ये बायां निलय। ये कुछ इस तरीके से आपका दिल होता है। ठीक है, ऐसे यहां पे ऐसे बटा हुआ होता है ये, करेक्ट। अब यहां पे और क्या है, यहां त्रिवलन कपाट होता है। ठीक है, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे क्या पाया जाता है, त्रिवलन
कपाट भी पाया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर द्विवलन कपाट भी पाया जाता है, दोनों के दोनों पाया जाता है। एक तरफ द्विवलन और एक तरफ त्रिवलन, दोनों के दोनों यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये आपके हृदय के बारे में हो गया। आपका दिल कुछ इस तरीके से होता है, देखो भाई, ठीक है, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस बेचारे पे एक नजर डाल लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बनाने को आता है कि हृदय की संरचना बनाइए और उसकी व्याख्या कीजिए, या फिर उसका जो पूरा कार्यक्रम है, क्या काम कर रहा है, उसको डिटेल में समझाओ। ठीक है, चलो और क्या चीजें यहां पर आ जाएंगी हमारे पास। ओके ओके, चलो अब हम बात करते हैं भाई दोहरा परिसंचरण के बारे में। ठीक है, कि दोहरा परिसंचरण एक्चुअली में होता क्या है। तो बताओ मुझे, किसको मालूम है दोहरा परिसंचरण क्या होता है? बताओ, मालूम है किसी को दोहरा परिसंचरण क्या होता है? बताओ जल्दी, कौन बता सकता है दोहरा परिसंचरण क्या होता है? सुना है किसी ने? 2 बार हृदय से रक्त का गुजरना, 2 बार हृदय से रक्त का गुजरना। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझो कि यहां पे होता क्या है। पहली चीज क्या होती है यहां पर, कि जो शरीर है ना, तो शरीर के विभिन्न अंगों से या भागों से जो रुधिर है हृदय में आता है। ठीक है, विभिन्न अंगों से रुधिर हृदय में आता है। और दूसरी चीज क्या होती है यहां पर, हाँ, कि फेफड़ों से हृदय में और फिर शरीर में। ठीक है, तो ये 2 बार हो रहा है प्रोसेस। एक प्रोसेस ये हो रहा है और दूसरा प्रोसेस ये हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 प्रोसेस एक साथ चलते हैं, इसी को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। इसी को क्या बोलते हैं हम? दोहरा परिसंचरण। मैम बस क्लास कर ले लेना। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे चाहते हैं कि अभी क्लास हो, आगे बढ़े? बताओ जल्दी, कितने बच्चे चाहते हैं कि अभी हम क्लास आगे बढ़ाएं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। भाई बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि क्लास चले अभी तो। हाँ, आधे घंटे की बात है, कोई बात नहीं यार, आधे घंटे की बात है, आधे घंटे और झेल लो। ठीक है, आधे घंटे में जो है ना, अरे क्या बात है मैम, 10 घंटे पढ़ाइए, हम तैयार हैं। पर भाई 10 घंटे में तो मेरी बैंड बज जाएगी। ठीक है, मुझे क्योंकि इतनी जोर से भूख लग रही है ना अभी। तुम लोगों की तो मम्मी खाना पीना दे देगी, मेरा सोचो, मेरे को तो घर जाके बनाना है खाना अभी। टेस्ट लेंगे श्रेयांश, लेंगे टेस्ट लेंगे। क्यों भाई, मुझे भूख क्यों नहीं लगती है? भगवान ने मुझे भी पेट दिया है, ठीक है, मुझे भी भूख लगती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो यहां पे समझो, एक डायग्राम बना के समझाती हूँ ना, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। डायग्राम से ना आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना, कि कैसा डायग्राम है। देखो अभी बताती हूँ। डायग्राम में क्या होता है कि हमारे लंग्स में जो है ना, लंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है, जो हमारे लंग्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक ये आ गया, ये हमारा हृदय आ गया, और यहाँ पे कोई इंसान है उसका शरीर आ गया। ठीक है, ये इंसान है ना। चलो अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो क्या चीज होती है यहाँ पे कि इसका जो ऊतक है ना, ऊतकों से क्या है, रक्त कहाँ जा रहा है, हृदय में जा रहा है। ठीक है, और ये कैसा है, वी ऑक्सीजनित, यानी कि CO2 जिसमें मौजूद है। ठीक है, वी ऑक्सीजनित रक्त यहाँ जा रहा है। अब यहां से ये जो वी ऑक्सीजनित रक्त है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, हाँ ये जाएगा आपके लंग्स में। ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स में, किसकी मदद से, फुफ्फुस धमनी की मदद से। ठीक है, ये किससे, फुफ्फुस धमनी की, और ये किसकी मदद से जा रहा है, ये जा रहा है महाशिरा की मदद से। ठीक है, यहाँ शरीर में जो है जितने भी ऊतक थे वहां से दिल में पहुंच रहा है हमारे किसकी मदद से, महाशिरा की। फिर हमारे हृदय से जो लंग्स में पहुंच रहा है वो फुफ्फुस धमनी की वजह से रक्त पहुंच रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, इस इंसान ने क्या किया, सांस ली इसे ना, और यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन अंदर आ गई, O2, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब यहाँ पे फुफ्फुस जो सिरा है इसने क्या किया, यहाँ पर क्या है, फुफ्फुस शिरा, इसमें क्या आ गया, आपका ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ कैसा रक्त आ गया आपका, ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर यहां पर आ गया। अब क्या हुआ, अब यहां से जो रक्त आया वो वापस कहां पहुंच गया, इसके शरीर में पहुंच गया, किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। ठीक है, महाधमनी के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रक्त 2 बार जा रहा है दिल में, हमारे दिल से 2 बार होके गुजर रहा है ना। एक तो ये वाला पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया, 2 बार। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, दोहरा परिसंचरण, यानी कि डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हाँ देख लिया मैंने, पॉपकॉर्न खा रहे हो तो मैम जी यहाँ देख, यहाँ ये खाओ, आहा तुम ही खाओ भाई, तुम ही खाओ। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, दोहरा परिसंचरण बोला। राइट, क्लियर इतनी चीज। ये बताओ, एक यहां हो रहा है, अरे बाप रे, ये हो रहा है फुफ्फुस परिसंचरण, और ये वाला क्या हो रहा है आपका, क्रमबद्ध परिसंचरण। 2 तरीके का हो रहा है। ठीक है, एक हो रहा है फुफ्फुस परिसंचरण नंबर 1 पे जो हो रहा है, और नंबर 2 पे क्या हो रहा है, क्रमबद्ध परिसंचरण। और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है आपका दोहरा परिसंचरण। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोहरा परिसंचरण बनाया। अब नहीं कहोगे कि मैम हमको दोहरा परिसंचरण समझ में नहीं आया। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, बोलो जल्दी। क्लियर, चलो अब आता है रक्त स्कंदन। तो रक्त स्कंदन क्या होता है, अगर मैं कहूं ये किसी लड़के का हाथ है, लड़का लड़की कोई भी समझ लो, ठीक है, ये किसी का हाथ है, राइट। अब अचानक से क्या हो गया, इसके हाथ में ना यहाँ कट लग गया, खूब गहरा कट लग गया, और यहां से क्या हुआ, ये ब्लड निकलने लगा। ठीक है, इस कट में से क्या हो गया, खून निकलने लगा। भाई मैं यहां गुड़गांव में रहती हूं, ठीक है, गुड़गांव में क्या है, शनि चौहान, हाँ शनि चौहान, बोलो क्या हुआ। ओके बाय बाय, चार्जिंग कर लो, जाओ फोन में।
है ना। तो यहां पर इसके हाथ से क्या हो गया, खून निकलने लगा। अब सोचो खून निकलते निकलते क्या होता है, यहां पर जो खून होता है अपने आप रुक जाता है ना। यहां पर खून क्या होता है, रुक जाता है अपने आप। तो वो खून कैसे रुकता है, खून कैसे रुकता है बताओ। जल्दी बताओ खून कैसे रुकता है। विषाणु, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अरे मैया, भाई जो खून होता है उसका थक्का बन जाता है, यानी कि रुधिर का थक्का बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्लड होता है ना, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाता है। आपने देखा है कभी कभी खुरंट छुटाते हो ना, तो वो जो खुरंट होता है वो खून का ही तो खुरंट जमा हुआ होता है, अपने चोटों पे छुटाओगे तो वही होता है, खून का थक्का बन जाता है भाई साहब ये, ठीक है। क्या बन गया है, खून का थक्का बन जाता है ये। अभी समझ में आया। तो रक्त स्कंदन को हम क्या बोलते हैं, रक्त का जमाव भी बोलते हैं। ठीक है, रक्त का जमाव भी कहते हैं। इसमें किस किस का रोल आता है, इसमें भाई आपकी WBC RBC सब कुछ होता है रक्त में। अच्छा, इसको ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं, इतना भी लिख देती हूँ, ब्लड क्लॉटिंग। सबसे ज्यादा रोल इसमें क्या होता है, इसमें आपकी RBC भी हो गई, WBC भी हो गई, है ना, और आपका प्लेटलेट्स भी आ गया। पर जो प्लेटलेट्स, जो मेन रोल होता है वो इसका रोल होता है, प्लेटलेट्स का, जिसकी वजह से क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है भाई, इसी की वजह से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है ये देख लो, कि हमने बोला कि यहां पर क्या मौजूद होता है, यहां पर क्या अच्छा, यह तो लसी का आ गया भाई, तो यहां पर ही समझा देते चलो, कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है। इस यहाँ पे जो ब्लड में होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, ठीक है। वो किससे जुड़ता है जाके, प्रोथ्रोम्बिन। ये कैसी फॉर्म में है अभी, ये इनएक्टिव है, यानी कि निष्क्रिय फॉर्म में होता है ये निष्क्रिय होता है, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन बना और ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये क्या हुआ, कहां थी मैं, ये कौन सी, सक्रिय फॉर्म में आ जाता है। अब जब ये सक्रिय फॉर्म में होता है तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, किससे जाके जुड़ता है, ये जुड़ जाता है भाई किसके साथ, फाइब्रिनोजन, इसके साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, ठीक है। फिर ये फाइब्रिन क्या करता है, रुधिर कणिकाओं के साथ जुड़ जाता है। फाइब्रिन क्या काम करता है, ये जुड़ गया रुधिर कणिकाओं के साथ, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, रक्त का थक्का बना दिया। क्या बना दिया इसने, रक्त का थक्का। बस इतना ही होता है इसमें, ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें, ठीक है। चलो, अगर हम लसिका की बात करते हैं तो ये बिल्कुल रक्त जैसी होती है, ठीक है, रक्त जैसी होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे रक्त के अंदर प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ भी होते हैं संगठित, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग बताओ, चलो मैं तो बहुत देर से बता रही हूं, आप लोग बताओ, हाँ बताओ क्या होता है लसिका। लो, मैं नहीं बता रही, आप ही लोग बताओ जल्दी, लसिका क्या होता है। चलो, इसका दूसरा नाम तो मैं बता देती हूँ, ऊतक द्रव्य,
ठीक है, या लिम्फ, लिम्फ भी कहते हैं इसको, उतक द्रव्य भी कहते हैं, ये दोनों नाम है इसके। और ये कैसा होता है? बिल्कुल रक्त के जैसा ही होता है। बताओ जल्दी क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी। गुड़गांव में, अरे डाउटनट का एड्रेस डाल लो, गूगल चलता है भाई। गूगल पे डालो एड्रेस डाउटनट का, ठीक है, बता देगा। सेक्टर 18, ठीक है, सेक्टर 18। हाँ मैं झारखंड आई हूँ ना, रांची आई थी मैं, टाटा नगर आई थी मैं, नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही भाई, मैं गुस्सा नहीं हो रही, मुझे गुस्सा ऐसे नहीं आता। वो तरल जो महीन कोशिकाओं से निकलकर खाली जगह में जमता है। अच्छा, और अभी नेफ्रॉन पे पहुंचे नहीं है, पहुंचने दो नेफ्रॉन में। हाँ हरियाणा में हूं भाई, हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में आता है। नेफ्रॉन में रुक जाओ भाई, नैनी मेरा घर रामनगर के पास में ही है, ठीक है, तो यूपी 50 से हैं हम। अच्छा, आजमगढ़, यूपी 50 आजमगढ़। क्यों? चलो भाई आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। अब देखो अब आता है रक्तदाब, जिसको हम क्या बोलते हैं रक्तदाब को? हाँ क्या होता है रक्तदाब? ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। भाई मैं उत्तराखंड में ही रहती हूं, ठीक है, उत्तराखंड में ही रहती हूं मैं, और आप मेरे से ही पूछ रहे हो मैम आए हो उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंड की हूं भाई, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा बहुत रक्तदाब के बारे में जान लेते हैं कि रक्तदाब होता क्या है। तो रक्तदाब के लिए आप क्या बता सकते हो, मुझे बताओ, रक्तदाब क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ। चलो पहले प्लाज्मा बता देती हूँ, ठीक है, वरना बोलोगे मैम आपने प्लाज्मा नहीं बताया। तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो होता है रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो आप कि जो रुधिर होता है तो रुधिर के प्लाज्मा की तरह, ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, ये पहला पॉइंट यहां पे लिख सकते हो। दूसरा, इसमें जो प्रोटीन होता है अल्प मात्रा में होता है, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। एक मिनट देना मुझे जरा, प्रोटीन इसमें अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें बताओ, एक बार आइएगा ना। और जैसे प्लाज्मा में खनिज लवण होते हैं, इसमें भी होता है प्लाज्मा के समान ही, फ्लिकरिंग, ठीक है, प्लाज्मा के जैसे ही क्या है इसमें? खनिज लवण, ठीक है। चौथी चीज क्या लिख सकते हो कि जो रक्त है और जो कोशिका है इनके बीच में
पोषक पदार्थ जैसे कि जो कुछ भी है, पोषक पदार्थ हो गए या गैस होते हैं, उसके आदान प्रदान में मदद करता है। ठीक है, तो इसका रोल आ जाता है। क्लियर इतनी चीज? तो इसका ये इतना 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 याद कर लो, बस इनफ है इसके लिए, इतना याद कर लो। ओके, अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, है ना। तो इसके बारे में एक मिनट बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो बस चलो फिर ये क्या है आपका रुधिर। अगर मैं रक्त दाब की बात करती हूं, यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है, तो मुझे बताओ सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या आ गया, अनुशीथिलन दाब। बताओ, और इसको नापा किससे जाता है, ठीक है। रक्त दाब को किससे नापा जाता है, बताओ जल्दी बताओ, किससे नापा जाता है, बताओ बताओ जल्दी, इसका आंसर दो मुझे। तो भाई अगर सामान्य प्रकुंचन दाब की बात करूंगी तो ये आपका कितना आता है, 120 mmHg, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर अनुशीथिलन दाब की बात करती हूं, 80 mmHg, ठीक। और अगर रक्त दाब को किससे नापा जाता है, तो भाई सिंपल सी चीज है, इसको बोलोगे आप स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, इससे नापा जाता है, राइट। ओके, इतनी चीज क्लियर सबको? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, जिन्होंने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, वाह। रेक्टर स्केल, बिहार में छपरा, क्या छापा या छपरा? बताओ बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिल खुश कर देते हो तुम लोग ऐसे सही सही जवाब देते हो तो। हाँ, क्लास खत्म कर दो प्लीज। क्यों तुम लोगों को इतना बोर लग रहा है क्या, ये बताओ मुझे। हाँ सुनाओ, सुनो मैम, सुनाओ बेटा। हाँ, वाह 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 वाह, ब्लड प्रेशर मशीन, क्या बात है क्या बात है। मेरे को तो पता ही नहीं था ब्लड प्रेशर मशीन होती है। चलो ठीक है फिर। अभी वैसे हमारा उत्सर्जन तंत्र छूट गया है यहां पर, ठीक है। तो चलो फिर यहीं पे करते हैं इस क्लास को हम खत्म, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा, है ना। आपने क्लास बहुत अच्छे से समझी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर समझ में आई है तो फटाफट से थम्स अप दिखाओ, दिखाओ जल्दी थम्स अप, समझ में आया आपको तो।
बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब तुम लोग इतना परेशान हो रहे थे, क्या ही करती फिर मैं, वरना मैं तो आगे करती और बढ़ाती। भाई पेट में चूहे तो मेरे भी कूद रहे हैं कसम से, बहुत जोर से। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहो, मजे करते रहो, सीखते रहो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट सबको।